रोडीज 4 में जब मैं सेलेक्ट हुआ ना, तब मुझे डैड ने 40 दिन के लिए उन्होंने मुझे अलग अलग 30-35 कपड़े दिलाए थे। और भाई साहब मैं सेकंड आउट होके घर आ गया। जिस टाइम पे मैं इतना डिसहार्टन हो रहा था कि मुझे साल भर बाल के बढ़ने का वेट करना पड़ेगा, उसी टाइम बॉल्ड में मुझे सिंगम मिल गया। जिथं पाहिजे ना तिथं जवरा पाहिजे तवरा आणि जेवरे असतील ना तेवऱ्यांना बाबू पडतंय। मेरा पहला शो स्वास्तिक के साथ मैंने किया था, तो उसके बाद शोभा सोमनाथ की नाम का शो, फिर उसके बाद मैंने महाभारत किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। आपको जब खुद की औकात पता लगती है ना कैमरे के सामने, तब आपकी जो असली रियल जो फटती है ना, अनसंग वॉरियर्स का जो रिलेटेबल है ना, वो जब मैं फील करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सोल पैदा दिल्ली में हुई है, बट ये कहीं ना कहीं ट्रैवल करके उन्हीं की क्लैन की होगी जो उनके पास राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराजांचा विजय असो। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम अंकित मोहन है और मैं इस समय हूँ बी ब्लंट पे, और एक बहुत बढ़िया जगह है जहाँ पे मसालेदार, चटकेदार और बढ़िया बातें होती हैं। गॉसिप नहीं होती हैं, रियल बातें होती हैं, और उस रियल को एंजॉय करने के लिए आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज वॉच इट एज मच एज यू वांट, एंड इतनी जितनी बार भी देख सकते हैं। बाबू शेठ जो न्यू रिलीज मूवी है आपकी, उसके एक डायलॉग से शुरू करना चाहता हूँ, तो मुझे अपना कोई भी एक फेवरेट डायलॉग बाबू शेठ का सुनाइए। जिथं पाहिजे ना तिथं जवरा पाहिजे तवरा आणि जेवरे असतील ना तेवऱ्यांना बाबू पुरतंय। तो मुझे एक बात बताइए कि ये एक्शन हीरो बनना कितना टफ है? क्या आप टाइगर श्रॉफ या फिर विद्युत जामवाल के पाथ को फॉलो कर रहे हैं? यार मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं अगर इस इंडस्ट्री में हूँ और काफी सालों से, मतलब अगर 5-6 साल से बोलूँ, अगर मेरी लाइफ ने फिल्म्स में टर्न लिया है, तो उससे पहले हमने साथ में एक शो किया था, तब से लेके अब तक आई थिंक यू आर द क्लोजेस्ट वन जिसने मेरी जर्नी को विटनेस करा है, राइट। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। राइट। तो उसमें ऑफ कोर्स एक जिद तो थी, एक फायर तो थी शुरू से कुछ अलग करने की। जिस अलग करने के चक्कर में बहुत बार कटा भी है और बहुत सारा काम मिला भी है। सो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिस्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड तो ऐसा है नहीं कि मतलब फिल्मों से कोई है या कोई गॉडफादर है या फिर कोई खड़ा है पीछे इन्वेस्ट करने के लिए। ओवर द पीरियड जब मैंने फिल्म्स में मेरी मतलब लाइफ में मेरी फिल्म्स जब आई, तो वो एक ऐसी चीज़ लेकर आई जो मुझे कहीं ना कहीं बहुत पसंद है। मतलब एक्शन कह लो या फिर कोई भी आर्ट लर्न करने के लिए या फिर सीखने के लिए। जैसे आपका जितने भी अभी मराठी फिल्म्स मैंने करी हैं, तो जितने भी मराठी वेपन्स हैं मैंने उन सबको चलाना सीख लिया है इन 4-5 सालों में। तलवार हो गया, दान पट्टा हो गया, भाला हो गया, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। सो आई गेस वो सब मेरे कहीं ना कहीं एक पर्सनल इंटरेस्ट को उसने ओपन किया है। दिमाग में जो फितूर था जिस वजह से ये प्रोफेशन यूनिवर्स के थ्रू लाइफ में आया, तो आई गेस उसी को एक्सपेरिमेंट करते कहा टेलीविजन से लाइफ मेरा नामकरण टेलीविजन से हुआ था। ये स्टोरी जो है एंटरिंग इनटू फिल्म इंडस्ट्री है क्या शुरुआत से, राइट फ्रॉम दिल्ली? कभी भी मुझे एक्टर तो बनना नहीं था, बट जैसे मैंने बोला कि मैं अपना एक कार्टून फेवरेट था, क्योंकि मैं पूरे अपने फैमिली के जितने भी हमारे रिश्तेदार और हमारे गैंग फेस्टिवल्स होते थे और गेट टुगेदर्स होती थी, उसमें मैं सबको एंटरटेन करता था, मिमिक करता था और डांस करता था। शादियों में जाके डांस करना। जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो पागलपन ऐसा हुआ कि बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना वो मैंने जिया है। चांदनी चौक में दिल्ली में जाऊँ, सिर्फ किसी की बारात जा रही है, चल गए, तर अच्छा खाना है दिखने के लिए और अच्छे कपड़े पहने और निकल गए। फियरलेस लाइफ होती है ना, कि आपको कुछ पता नहीं होता है, बस ये है कि वो हार्मलेस होती है, क्योंकि आप किसी का नुकसान नहीं होता है। अगर मैं आया कि 4 रोटी खा लूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। सो वहाँ से जो मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, तो हर धंधे वाले का जनरेशन का यही होता है आइडियोलॉजी कि भाई अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी इसी में डालना है। तो वही फादर का था। एंड उसके बाद जब मैं रोडीज मैंने किया, मतलब अच्छा रोडीज भी किया था? रोडीज से ही मेरी लाइफ का ये चेंज ओवर शुरू हो गया। तो दोस्त के भाई को सपोर्ट करने के लिए था। अच्छा। और सेलेक्ट वो नहीं हुआ, सेलेक्ट मैं हो गया था। तो आई गेस वहां से ये पलटा। तो उस टाइम पे रोडीज में रणविजय और कौन कौन थे? हाँ, मैं सीजन 4 में था। प्रिंस नहीं था उस टाइम? प्रिंस नहीं था, प्रिंस तो बहुत बाद में आया था। मैं तो तब था जब बानी थी, एक फेमस थी जिसने वो एंड तक थी, शी वाज देयर। एंथनी था जो विनर था, और सोनम थी, शालीन था अपना मल्होत्रा एक्टर, सुना, साहिल था, आनंद। तो ये सब गैंग था पूरा उसमें। एंड हाँ, तो वहां से वो जर्नी चेंज हुई। तब रणवीर ने डैड को बोला कि लेट हिम कम,
अच्छा टू मुंबई। अच्छा, जाए ही नहीं थे उस टाइम। मने कर दिया था साहब, मैं रोडीज का लेके गया तो उन्होंने फॉर्म ही फाड़ दिया था। अरे भाई तो इतना अवली है। तो मतलब इन्होंने यहाँ धंधा कर रखा है तो मतलब वहाँ तो भाई मतलब क्या ही करेगा। बट वही होता है ना कि जहाँ आपकी तकदीर लिखी होती वहाँ वो चीज आप उठा के ले आती, तो वो भी नहीं रोक पाए। मैं आया 1 महीने के लिए था, आज वो 1 महीना 16 साल में बदल गया। कल की सी बात लगती है, ये जिन रोडों पे आज हम चल के अपना इंटरव्यू कर रहे हैं, इन रोडों पे कभी मैं पैदल चला करता था, क्योंकि ऑडिशंस पे जाने के पैसे नहीं होते हैं। ये जॉगर्स पार्क मेरा एक टाइम पे जिम हुआ करता था, जहाँ पे मैं मतलब दिन रात अपनी मेहनत करता था। पर ठीक है, वो लाइफ का एक फेज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रोडीज के बाद क्या हुआ? रोडीज के बाद मैं बॉम्बे आया, फिर स्ट्रगल शुरू हुआ, और एक दिन मतलब अचानक से आप दिल्ली छोड़ के बॉम्बे। दिल्ली में हर इंसान आपको जानता है, भले ही आपके एक जो आप रंगबाजी करते हो उस वजह से जानता है, बट बॉम्बे में आने के बाद देख रहा हूँ तो यहाँ किसी को नहीं जानता, वहाँ किसी को नहीं जानता। सो वहाँ से फिर ऑडिशंस की एक जर्नी शुरू हुई, फिर कुछ लोग दोस्त बनने लगे, फिर कास्टिंग्स में मिलने लगे। फिर मेरा पहला शो स्वास्तिक के साथ मैंने किया था, तो उसके बाद शोभा सोमनाथ के नाम था शो। फिर उसके बाद मैंने महाभारत किया, फिर और 2-4 अच्छे शोज करे, फिर आपके साथ नागिन किया। यार ये स्ट्रगल डेज में तुम्हारी, जब तुम स्ट्रगल्स कर रहे थे, उस दिन की सबसे ऐसी कौन सी याद है जो तुमको जिंदगी भर याद रहेगी कि यार ये फेस बड़ा? वो फेज ऐसा था कि मैं 90 ईयर ओल्ड एक इंसान के साथ, अंकल के साथ पीजी शेयर कर रहा था, और जोरा गाड़ी बस वो है। और तब अचानक से ना मतलब रिजेक्शन का ऐसा लगता था कि दौर आ गया। ओके, एक्टिंग इज नॉट अ पीस ऑफ केक। मतलब अगर आप मन में सोचो कि चल बम्बई चल एक्टर बनते हैं, तो वो जोन नहीं है आपकी लाइफ, क्योंकि ज्यादातर लोग करते हैं। क्योंकि हाँ मतलब जो एक इजी थॉट प्रोसेस है कि आपको जब खुद की औकात पता लगती है ना कैमरे के सामने, जो पता लगता है कि आपको एक के सामने लाइनें बोलनी है या 100 लोगों के सामने लाइनें बोलनी है, तब आपकी जो असली रियल जो फटती है ना, और जो रियल आपको पता चलता है कि मैं रियलिटी चेक में, हाँ वो उस टाइम मिलता। तो मुझे लगता है वो उस टाइम में मेरी लाइफ में चल रहा था कि मैं कहीं भी जा रहा था, नॉट फिट। एक आध बार तो किसी ने बीच में से ही भेज दिया, अरे ऐसा क्या लग गया, मैंने ऐसा कौन सा उतार लिया जो मेरे बीच में से भेज रहा है। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि उसी इंसान ने पूरे टेस्ट लेने के बाद बोला कि तू नगीना बन गया, बस तुझे जड़ने की देर है। ओके, फिर उसके बाद वो जो अंकल वाला जो रिजेक्शन वाला दौर था ना, जहाँ पे तो मैं एक साइकिल मैंने ली थी जिसको मैं अपने कंधे पे रख के 2 फ्लोर ऊपर लेके जाता था, फिर ऑडिशंस के लिए रेडी होके निकलता था। तब गुरुद्वारा था सात बंगला का, जो अभी भी है। अभी भी। सो वहाँ पे मेरे जो दिन बीते हैं ना, जिन्होंने मेरा मतलब कहते हैं कि रक्षण किया है, मेरे को मरने नहीं दिया भूख से। ऐसा नहीं है कि भाई फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, बट फैमिली के साथ एक डील थी। उन्होंने कहा कि अगर तुझे वहां रहना है तो तू अपने आप को पुश कर। यहाँ पे तो तेरे पास गाड़ी, घर, बंगला, घर वाले, रिश्तेदार, सब चीज है ना यहाँ पे तो तू मालिक है, जो बिजनेस डैड कर। बट मैंने कहा ठीक है, ये दौर भी देखना जरूरी है, शायद किस्मत में लिखा। जब पहली गाड़ी दी सेकंड हैंड मैंने 1,75,000 की, तो मैं शूट पे जा रहा था, बालाजी का ही शो कर रहा था, ऑन द सिटी ली थी। अच्छा, उसका नंबर याद है मुझे, गोल्डन लगी थी 72 72 नंबर था। तो मैं शूट पे जा रहा है, जू पे मैं पापा से बात कर रहा है। अब ठीक है यार, बाहर से मैं थोड़ा रफ एंड टफ दिखता हूँ, बट हूँ थोड़ा इमोशनल, और मैं बात करते करते रोने लगा कि पापा ऐसे ऐसे। एक इमोशन आ जाता है ना, आप क्या फैमिली के साथ नहीं रह रहे हो। सही बात है। तो बस फिर वहाँ पुलिस वाले ने पकड़ लिया और मुझे क्यों रो रहे हैं। मैंने कहा मैंने सर गाड़ी ली है अभी सेकंड हैंड, घर पे बात कर रहा था इसलिए रो पड़ा। तो उन्होंने मुझे चुप कराया, कहते हैं बेटा जा कोई बात नहीं, बट आगे से फोन पे बात होते मैं गाड़ी चलाते। मैंने कहा ठीक है। तो ये सब इंसिडेंट जो है आई गेस इन्होंने ही मुझे बड़ा किया। सबसे पहले बताइए, ये सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पे कितना टाइम बिताते हो तुम? जितना टाइम घर, जिम और शूट और मीटिंग से बच जाए। अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप काफी साल पुरानी बात करें, तब ये इंस्टाग्राम हो गया या फिर ट्विटर हो गया, ये इतने एक्टिव नहीं थे कि लोगों को काम मिलने लगे। तब ये बस एक सोशल हैंडल, एक पेज हुआ करता था जहाँ पे आप अपने पोस्ट डाल सकते हैं, लोग लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। बट जब से ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंसिंग जोन से कनेक्ट हुआ है ना सोशल हैंडल, तब से जब से लोगों ने कमाना शुरू करा, जब से उनकी रोलिंग शुरू हुई, मुझे ऐसा लगा तब से सोशल मीडिया ने हर इंसान की लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करना शुरू किया। नो डाउट। मतलब बड़े बड़े एक्टर्स से लेकर फारा खान तक का जो है वो सभी वो प्रेजेंस है, लोगों को खाने पे बुला रही है चीज। वो सब तो आप एक ऑफ कोर्स आप जो कर रहे हो आप थोड़ा बहुत दिखाते भी हो, बट दूसरी चीज ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल जितने फिल्म्स एक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, भले मैं इंडस्ट्री के सामने अभी बहुत छोटा हूँ, बट फिर भी जितने मैंने अभी बाबू शेठ के लिए जितने मराठी इन्फ्लुएंसर्स थे सबके साथ शूट करा है,
तो आई गेस मैंने रणवीर को भी देखा था उनकी फिल्म के लिए जाते हुए, बड़े बड़े स्टार्स को देखा है वहाँ। क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स ना एक बड़ा कहते हैं ना सपोर्ट सिस्टम भी है इस प्रोफेशन की इकोनॉमी को ऊपर नीचे चेंज करने के लिए। मुझे एक बात बताओ, ये शेविंग क्रीम वाला जो एड है उसका किस्सा क्या है? शेविंग क्रीम वो मेरा पहला ऑडिशन था भाई। हाँ। और जिलेट का था और अनुज सचदेवा मेरे साथ था उसमें, और कोई बाहर लेने वाले जो ऑडिशन के वो थे ना देखने के लिए कि फिट और नॉट फिट, तो वो खड़ा था बाहर। अब मुझे पता नहीं था कि ये मेन बंदा है या क्या है। मैं अपने वही दिल्ली वाले एटीट्यूड से पोर्टफोलियो कंधे पे टांगा और सीधे अंदर जा रहा, तो उसने बोला मैंने हटना साइड हो, तो कह रहा ओड़ा, मैंने कहा अरे जा रहा हूँ अंदर, दिख गया तेरे को? तो कहता है कि नॉट फिट। अरे मैंने कहा नॉट फिट का मतलब नहीं रहता, फिर जाने का। तो उसने कहा कि मैं ही हूँ जो मेन कह रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या हो गया? तो मैंने कहा तू मैं लग नहीं रहा क्या फिट तेरे? तो मतलब वो सब कहते ना कि आपको पता ही नहीं, ABCD ही नहीं पता, कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स ये कैसे लिखते हैं, मतलब आपको पता ही नहीं है। आपको बस ऐसा लगता है कि आपका जन्म हुआ है। उसने मुझसे बोला कि क्या किया तूने? तो मैंने कहा बूढ़ीज किया है। कहता अच्छा अब? और मेरे पास जेन्युइनली कोई जवाब ही नहीं। राइट। मतलब वैसे बातों में घुमा देते हैं दूसरे को लोग, बट मेरे पास जेन्युइनली उस टाइम कोई जवाब नहीं था। तब मुझे रियलिटी चेक मिला कि नहीं यार अंकित, ये जो तूने किया है ना ये तो गया। और ये शहर है मायानदी, अगर यहाँ पे तुम्हें अगर जगह बनानी है और तैरना है और मतलब कैसे चलना है पड़ेगा, तो कम से कम तुम्हें यहाँ पे काम करने की जरूरत। राइट। तो वो मेरी लाइफ वहाँ, उसके बाद से मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चांदनी चौक को थोड़ा बैकफुट पे रख के, मतलब जिलेट वालों ने तुम्हारी लाइफ को चेंज किया। क्योंकि अभी जो है मतलब जैसे अगर मैं तुम्हारे बचपन की तरफ जाता हूँ, बहुत छोटे में पूछूंगा, अच्छे बचपन में तुम्हारा सबसे फेवरेट कार्टून कौन सा था? मेरा सबसे फेवरेट कार्टून मुझे लगता है शायद मैं खुद ही था, क्योंकि यार टीवी बचपन में वैसे भी घर वालों से देखने को मिलता नहीं था। अच्छा। और इतने हम मतलब अपर मिडिल क्लास थे नहीं कि जिसमें हमारी रिसोर्सेज हमारे डैड ने, पेरेंट्स ने बहुत इजीली पूरी कर दी हो। बहुत लड़ना पड़ता था चीज़ों के लिए, और पड़ोसी के जाके टीवी देख रहे हैं, फिर बहुत टाइम बाद टीवी आया, फिर उस पर जाके केबल की तार डालनी पड़ती थी। मतलब वो सब झामे करने लाइक एंटीना वाला नॉस्टैल्जिक कि यहाँ आया क्या? और नीचे से बोलते नहीं आया, अरे थोड़ा और हिला। तो वो सब भी किया है, सब किया भाई। चांदनी चौक से जो मेरी लाइफ की स्कूलिंग हुई है ना, जो लाइफ की स्कूलिंग है मैं बोलूँ, तो वो आई एम ग्रेटफुल कि चांदनी चौक जैसे शहर से हुई है, दिल्ली जैसे शहर से हुई है। और अगर मैं अपने आप को आज के टाइम में देखता हूँ, जहाँ मैं थोड़ा सा कंपेयर टू दिल्ली ग्रूम्ड वर्जन अगर देखता हूँ, तो उसके लिए मैं महाराष्ट्र को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। सो दैट मीन्स आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर बोथ द सेक्टर्स। स्ट्रगल डेज में जब तुमको काम नहीं मिल रहा था, या ऐसा कभी वक्त गुजरा के खाने में भी मतलब प्रॉब्लम हुई, या फिर है ना कुछ ऑड जॉब भी करने पड़े? ऑड जॉब का तो मेरे ख्याल से लाइफ में ऐसा कभी दौर आया नहीं कि मतलब इस प्रोफेशन के अलावा मैंने कुछ नहीं करा। अच्छा। मतलब मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि तू अगर स्ट्रगल टाइम में कि तेरे को वर्कआउट की इतनी अच्छी नॉलेज है, कहीं पे आ जा किसी को, मैं हूँ ही नहीं उस चीज के लिए। मैं अगर इस शहर में हूँ तो मैं किसी वजह से हूँ, किसी मकसद से हूँ। वो कब खुलेगा तब पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से खाने के माने तो थे ही भाई, तभी तो मैंने बोला कि गुरुद्वारे ने मुझे महीनों महीनों पाला है। क्योंकि वो एक टाइम की मील को लंच में जाके, ब्रंच और लंच के आसपास के टाइम पे इतना खा लेते थे कि रात तक भूख ना लगी। और कभी कभी जब थोड़ा मेहरबान हो जाते थे तो पॉलिथीन में ले भी लेते थे एक्स्ट्रा रोटी सब्जी, ये दे दो यार रातों खा लेंगे। भाई है वो मसला। गुरुद्वारे का सिस्टम ही बहुत अलग है। वो चना और पूरी वो स्वर्ग से भी बेटर लगती है कि यार, और ऐसे टाइम पे कोई आपको खाना इतने तहजीब से लाके देते, इससे जैसे माँ घर पे खिलाती है ना, सेम वैसे ही घर पे खाना माँ मिलता को। नो डाउट नो डाउट। कोई बताओ, रोडीज का कोई फनी मोमेंट याद है तुम्हें इतने सालों में? रोडीज की बहुत फनी मोमेंट्स थे भाई। कोई एक बेस्ट मोमेंट बताओ। मुझे था कि मैं एंड तक टिकूंगा, और पहली बार अब सोच के देखो ना दिमाग से भी, मतलब एक चांदनी चौक लाउड फैमिली का लड़का और टीवी पे आ रहा है, तो मैं बेसिकली रोडीज 3 में सेलेक्ट हुआ। तो रघु के सामने इंटरव्यू पे हमने पूछा नर्वस हो रहा है? मैंने कहा हाँ। पढ़ रही थी क्या कैमरा कौन ग्लैमर? रघु था। मैंने कहा क्या कैमरा क्या ये? मैंने कहा भाई मेरे से तो जेले नहीं जा रहा। तो मैं वापस आ गया। फिर रोडीज 4 के लिए मैंने प्रिपेयर किया। तो मैंने कहा कि यार अब इतने कम टाइम में मैं क्या चेंज ओवर ला सकता हूँ अपने। देखो चांदनी चौक में ऐसा नहीं है कि लोग इंग्लिश नहीं बोलते या उन्हें
सोफिस्टिकेशन का मतलब नहीं पता, बट ठीक है यार, एक देसी जगह थी, कभी जुबान पे ध्यान नहीं दिया, कभी एकेडमिक नहीं रहे, कभी स्टडीज पे ध्यान नहीं दिया, तो वो सब चीज़ों में रहते हुए तो मैंने कहा बॉडी बना लेते हैं, इन सब चीज़ों को तो छोड़ो, इंग्लिश तो नहीं बोलेंगे, बॉडी बना लेते हैं। अब बॉडी बनाई तो वो उनको नोटिस हुई वहाँ पे कि 1 साल में इसने इतना चेंज ओवर किया। तो रोडीज 4 में जब मैं सेलेक्ट हुआ ना, तब मुझे डैड ने करोल बाग से, मुझे आज भी याद है, 40 दिन का ट्रिप था वो, क्या, और 40 दिन के लिए उन्होंने मुझे अलग अलग 30-35 कपड़े दिलाए थे, और 40 दिन के लिए ना उन्होंने मुझे 40 अंडरगारमेंट्स तक दिलाए थे कि एक यूज करके फेंक दियो बेटा तू। मतलब दिल फेंक पिताजी तेरा कि तू कोई दोबारा कपड़ा रिपीट मत करिए, यूज करियो, फेंक दियो। और भाई साहब मैं सेकंड उठ होके घर आ गया। अब सोचो इतनी सारी शॉपिंग, जब उन्होंने मुझे वापस देखा, जब मेरे सिलेक्शन हुआ था तब वो गली में ढोल बजे थे, और जब मैं वोट होकर वापस आया तो इमोशन लेने गया तो मेरे ढोल हो जाती बोले, साले इतनी शॉपिंग कराई तेरे को और तू दूसरे दिन ही वापस आ गया। मैंने कहा नहीं, बट ठीक है, एंड में गया था, थोड़ी हाथापाई हुई थी, बट वो ठीक, पुरानी बात हो गई। मुझे बात है, घर आजा परदेसी का तुम्हारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? तो बालाजी छोड़ो, तुम तो घर आया परदेसी के साथ में हो यार। घर आजा परदेसी, घर आ ही गया परदेसी मुझे ऐसा लग रहा है। परदेसन तो वो शो में, और मैं उसमें जा नहीं रहा था। हाँ, रुपेश ने मुझे बोला था कि जा इसका टेस्ट दे दे, तो मैं वहाँ गया, मुझे प्रशंसा मिला नहीं। अब जाहिर सी बात है भाई, मैं घर से पैदल गया था कि ऑटो के पैसे थे नहीं, तो अब मुझे मिल नहीं रहा और भूखे पेट, मैंने कहा भाई मुझे नहीं मिल रहा, मैं जा रहा हूँ। तो उसने कहा नहीं थोड़ा सा और देखना, उधर होगा इधर होगा। मैंने एड्रेस पता किया, फाइनली में पहुंचा, तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था धूप में पैदल चल के कि मैंने, वो हिंदी में था, चांदनी चौक के अच्छे फायदे भी है, जैसे मेरी हिंदी साफ है, उनके बाद उर्दू है, हिंदी है, पंजाबी है, हरियाणवी है, सब चीज़ है। तो वहाँ पे मैंने वो फटाफट स्क्रिप्ट पढ़ी और ऑडिशन दिया, और उसको तो बिलीव नहीं कर पाया कि हिंदी की 15-20 लाइनों का मोनोलॉग मैंने फट बोल दिया। तो वहाँ पे मैं मिला रुचि से, जो आज रुआन की मम्मी बनी है, मतलब इसके बेटे की माँ। तो वहाँ से वो घर आया परदेसी नहीं कहा, मैं गया शो में, और मेरे जाने के 2 महीने बाद शो ही बंद हो गया। शो बंद करवा दिया था, तो पक्की बात है। नहीं, फिर लड़की भी मिली, शो ही बंद करवाया। आई गेस वहाँ से फिर एक लाइफ का एक, भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो टेस्टिंग टाइम गया है ना पीछे का, भाई घर आया परदेसी से पहले तक का भी और उसके आगे का भी, कहीं ना कहीं मराठी जो मेरा एक जो वर्ल्ड है ना, उसमें एंटर होने के लिए शायद रुचि हैज कम इन माय लाइफ। वरना मेरा देयर इज नो अदर सोर्स एंड कनेक्शन फॉर मराठी। अगर वो और सबसे बड़ी बात कि वो इसी प्रोफेशन की, सोचो ऐसे नहीं कि कोई भी मराठी लोग, शी इज एन एक्टर, अगर वो लाइफ में नहीं आती तो शायद तब तक मैं लाइफ में कामों के लिए ऐसी भटक रहा था। क्या किस पॉइंट पे प्रपोज किया था उसको, मतलब कब मालूम पड़ा? भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम की ना स्ट्रगल के टाइम पे ना इतने, क्योंकि दोनों का स्ट्रगल नहीं था। हाँ, होता नहीं था कि आप बड़ी बड़ी जगहों पे एक दूसरे के साथ जाके बैठ रहे हो। एंड दूसरी बात ये है कि जो आज भी है कि अच्छी दोस्ती है, मतलब अच्छी दोस्ती से शुरू हुआ था ये जर्नी, और आज भी अच्छी दोस्ती ही है। मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाली लाइफ जीनी है। कलेश भी होते हैं, लड़ाई भी होते हैं, समझदारी भी होती है, दोस्त भी होते हैं, सजेशन भी होते हैं, गाइडेंस भी होते हैं। तो मुझे बताओ, वो टेस्टिंग पीरियड की कोई ऐसी यादें? बहुत सी थी भाई। मतलब हम ऑडिशंस पे बहुत बार हमने सावधान इंडिया वगैरह आता था उस टाइम पे, पहले वो सब किया है। मड में शूट करने आते थे, बारिश बहुत हो लेती होगा है। मतलब उस टाइम पे वही अगर आपको मिल रहा है ना, तो आप नोन फेस हो, आपके खर्चे तो निकले। हाँ, खर्चे भी निकल रहे, लोग आपको ऑडिशंस पे थोड़ा सा आपका स्तर बढ़ जाता था, आप एक स्ट्रगलर की जोन में नहीं जाते थे। हाँ, उससे पहले मेरी लाइफ में एक और बड़ी चीज़ हुई थी, जो मेरी पहली फिल्म थी, जिसमें मुझे पता ही नहीं था कि होता क्या है। अमिता सहगल करके एक मैम, मुझे अब नहीं पता वो कहाँ पर है कैसे, बट उस टाइम वो एक मौसम फिल्म की कास्टिंग कर रही है। और तब मैं वड़ा पाव खा रहा था बाहर, ऑडिशन में खड़ा हुआ, और भैया से कहते हैं कि चलो ये अंदर बारी आ गई। मैं अंदर जाके कैसे आपने बात शुरू करी, ऐसे उन्होंने शुरू कर दी। मुझे नहीं पता था कैमरा ऑन था या ऑफ था। फिर एक पॉइंट के बाद मैंने पूछा कि अब इंटरव्यू, तो बोला हो गया। मैंने कब हुआ? अरे इतनी देर से वही तो चल रहा था। मैंने कैमरा ऑन था बताया नहीं, अब तो नहीं हो भाई, बीप 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 बताया नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है। तो उसमें सिलेक्शन जब हुआ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि ऑडिशन भी लड़के बोलते थे क्या, बड़ा पाव बॉय आ गया है तो अभी मौसम कर रहा है, ये कर रहा है।
रिजल्ट जो भी रहा उसका, बट एटलीस्ट उस टाइम पे मुझे एक थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिल गया। एनकरेजमेंट नहीं, मुझे लगा कि ये हो क्या गया, ये इतनी बड़ी चीज हो गई थी कि दिल्ली में मेरे पिताजी ने 100-150 लोगों के लिए थिएटर बुक कराया था, फिर उसके बाद फार्म हाउस पे पार्टी रख दी थी। ओ यार एक माँ बाप का खुशी आप कैसे एक्सप्रेस करो जब आप इस फील्ड से हो ही नहीं। सही। उनके लिए तो भले ही मैं दिखा उसके अंदर 2.5-3 मिनट, शूट मैंने बहुत सारा किया था बट वो कट कटा के इतना छोटे में आ गया था, बट उतने से दिखने के लिए भी उन्होंने इतना बड़ा दिल खोल के रख दिया चीजों में। तो तब मुझे लगा कि नहीं यार अंकित, तू कुछ गलत नहीं कर रहा है। देखो सही का मुझे पता नहीं था, बहुत सही का मैं जानता नहीं था, बट इतना मुझे एक श्योरिटी आ गई थी कि मैं गलत नहीं कर। तो शादी कब डिसाइड हुई कि भैया शादी करना है? 2 अलग अलग स्टेट, 2 अलग अलग दिल्ली और महाराष्ट्र, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। तुम मैं तो अलग और उसकी फैमिली साइंस बैकग्राउंड, हाँ पढ़े लिखे, वही मैं बोल रहा ना, वो एक अलग मतलब तुम अपने आप में एक मुझे उसने पूछा कि पढ़ाई लिखाई, तो मैंने कहा आई फेल इन 10th, तो करना ही नहीं था। तो मैंने कहा बट पास हो गया था, 12th करी है, अपना कॉलेज किया, आई फेल इन 10th। एंड भाई वो तो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन PhD और ये सब, तो मैंने कहा कि तो उसको ऐसा लगा कि पता नहीं फैमिलीज कैसे मिलेंगी, बट देन आई रिप्लाइड कि मैं लाइफ में तो अच्छा कर ही रहा हूँ। मेरे हाथ में डिग्री नहीं है, मगर मेरे सर पे ब्लैक टोपी नहीं है कि मैं एक डॉक्टर MD MBBS या किसी चीज़ का करूँ, बट मुझे ये था कि हाँ मैं लाइफ में इतना तो कर रहा हूँ कि हाँ चीज़ें हो सकती हैं। एंड फिर वो फैमिली का मुझे लगा कि ज़्यादा कुछ एफर्ट डालना नहीं पड़ा, बिकॉज मेरी फैमिली को ऐसा था कि अगर हम दिल्ली की कोई ढूंढेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे, तो वो इसके प्रोफेशन से मैच नहीं कर पाएगी। ट्रू। तो उस पॉइंट के लिए फिर उन्हें भी हाँ करनी पड़ी, और शादी के कुछ टाइम बाद ही फर्जन मिल गई। तो आई गेस वो यूनिवर्सली मिलना बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे ख्याल से फर्जन मेरी लाइफ में आने के लिए, क्योंकि वो और दिग्पाल जो फर्जन का डायरेक्टर है वो एक्टर भी है, तो वो उस टाइम वो लिख रहा था और फाइनेंसर ढूंढ रहा था और सर्च कर रहा था अपनी कहानी को, कौन दिग्पाल लांजेकर कि कौन उसके फेस बनेगा फर्जन का जो उसको जस्टिस दे पाए। एंड मुझे वो उसने मुझे देखा तो उसने कहा था ये तो सॉरी मैं मुझे एक बात बताओ, जैसे शादी हुई, शादी हो रही है, शादी चल रही है, ये घोड़े से उतर के अपनी शादी में नाचिए, पैसे कौन लूटता है? भाई ऐसा था कि हमने शादी की थी नागपुर में, जहाँ पे मतलब मेरी ही फैमिली जा, ससुराल वाला प्लेस। नहीं मेरी फैमिली ही जा पाई थी बस 20-22 लोग, वरना जो उसके बाद जो दिल्ली में फंक्शन हुआ था उसमें थोड़े ज्यादा सब थे, 1500 थे। तो उसमें जब मैं नीचे देखा तो मेरी, और मैं थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड हूँ, तो मैं हर चीज में फैमिली के साथ रहता था। तो हम सब, अब मेरी सारे कजन्स, मेरी बहन, सब लोग नीचे नाच रहे हैं और मैं ऊपर बैठा हूँ, मुझे लगा मैं बेवकूफ हुई था। मैंने भी नाचना शुरू कर दिया। अब क्या दूल्हे बन रहे हो और क्या घोड़ी, यार ठीक है, मतलब अगर फैमिली जहाँ पे खुश है उसके साथ। सासू माँ ने बोला नहीं दूल्हा उल्हा कहाँ गायब हो गया भाई, वो बेचारे बेजी दूल्हा, वो इतने शांत लोग हैं, वो ऐसे थाली लेके खड़ी थी और बस वो ये देख रही थी कि कर क्या रहा है पाकर, यहाँ पे इतने सारे रिश्तेदार खड़े हैं और ये कर क्या रहा है। हाँ मतलब वो स्टोरी बन गई तुम्हारे लिए। अच्छा ऐसा कभी करियर में मौका आया कि मतलब कि चलो एक शो चल रहा है और गाड़ी खरीद ली और फिर सडनली पता चला यार ये तो शो का आता पता नहीं है, अब क्या करेगी? ऐसा है, ये चीज नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी हुआ? ऐसा नहीं हुआ कि एक्साइटमेंट मेरे साथ लाइफ में भगवान ने मतलब लेसन दिए हैं, बट उतना गिरा के लेसन नहीं दिए जिससे मतलब मैं अपने नाम को ना संभाल पाऊँ। जैसे मैंने बोला कि सेकेंड हैंड गाड़ी मैंने ली थी होंडा सिटी, तो वो मैंने कैश पे ले ली थी, ठीक है, उसके बाद कभी भी रिस्क नहीं आया अभी तक लाइफ। और बाय गॉड ग्रेस जब भी काम मिला तो वो एक ऐसे समय के लिए मिला कि वो आने वाले कुछ साल उसने संभाल लिए। जैसे टेलीविजन से शुरू हुई जर्नी, तो वो कुछ महीनों का शो था, फिर उसके बाद महाभारत कुछ महीनों का शो था, फिर बालाजी का शो मिला, फिर कुमकुम भाग्य मिला, फिर नागिन मिला। कुमकुम में भी दान थे तुम लोग? मतलब मैंने 2 साल 2.5 साल किया था, उसके बाद से आए ज्वाइन किया। उस टाइम पे वो कर रही थी सोनाली मैम वाला शो, कौन सा था वो, अजीब दास्तान, वो वाला कर रही थी वो। फिर उसके बाद मेरे को हैवान मिल गया, हैवान पूरा साल, 1.25 साल 1.5 साल लंबा चला गया। फिर उसके बाद ये फिल्म्स आने लग गई। तो मतलब कभी इतना नहीं क्रंच आया लाइफ में कि यार ये ले लिया, अब इसका पे कैसे करें। मैं कभी कोई चीज एक्साइटमेंट में की नहीं,
मतलब बहुत बड़ी जगह हो, और एक भाई अपनी चादर को समझ के ना हाथ फैलाया, कभी ऐसे नहीं तो चादर से आगे हाथ फैला दिया फिर वापस लाना पड़ा। ऐसा कौन सा टीवी शो जो था तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ? टेलीविजन इंडस्ट्री में my acceptance is I was never a superstar in television. I was a known face, जिसमें मैंने लोगों का ये भरोसा जीता था कि ये कैमरे के सामने काम अच्छा करता है। ओके। भले ही मैं कभी शबीर जैसा रोल नहीं करा, या फिर मैंने कभी अर्जुन बिजानी जैसा रोल नहीं करा, या फिर मैंने कभी करण पटेल जैसा रोल नहीं करा, बट मैंने ऐसे रोल करे हैं जिन्होंने मेरे पैर जमा दिए देखने वाले की नजरों या फिर कास्ट करने वाले की नजरों। चाहे वो मेरा अश्वत्थामा का कैरेक्टर हो, या फिर यूवी नागिन का जो बहुत लोगों को कुमकुम भाग्य आकाश बहुत पसंद आया था, आज भी मैसेजेस आते हैं मुझे बाय टच वुड। फिर उसके बाद हैवान में था अंश। तो आई गेस वो सब वैसे कैरेक्टर्स रहे हैं जिनमें मैंने अचीवमेंट उस चीज में करी है कि वहाँ लोगों का मैंने फेथ अर्न करा है। अगर सुपरस्टारडम की बात करें तो वो टेलीविजन में मुझे नहीं था। तो चलो ये तो हुआ टीवी की बात। अभी मैं आता हूँ फिल्म पे कि एक्चुअली तुम्हारी फर्स्ट फिल्म इज फर्जंद हुई कैसे? फर्जंद दिग्पाल और रुचि साथ में शो कर रहे थे मराठी के, एंड उस पे फिर उसने जैसे मैंने बोला कि वो ढूंढ रहा था जो उसके फर्जंद के कैरेक्टर को या फिर उसकी सोल ऑफ द फिल्म को जस्टिस दे पाए। एंड मैं उस टाइम पे कुमकुम भाग्य से जा रहा था और मैं थोड़ा सा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने सोचा करने के लिए। तो उस टाइम मुझे नोटिस किया, उसने कहा ये तो थोड़ा लंगूर है, उधर मतलब थोड़ा पागल सा है ये तो, मतलब इसको ट्राई करके देखें। तो उसने मुझसे बोला एकदम, और जो कि कैरेक्टर कोडा जी फर्जंद, हाँ, मतलब जिन्होंने सबसे बड़ा उस टाइम की फोर्ट पनहाड़ा फोर्ट ये था, पनहाड़ा फोर्ट जो था वो उन्होंने जीता था और तानाजी उनके गुरु थे। तो उन्होंने बोला कि दिग्पाल ने बोला एक दिन टीम के साथ बैठ के कि फाइनली आज वो घर पे आया हुआ था कि फाइनेंसर्स मिल गए, श्री गणेश हो गया। हाँ। तो मुझे उसने बोला कि व्हाई डोंट यू प्ले फर्जंद? अरे मैंने कहा पागल है क्या, मैंने कहा मुझे मराठी का म नहीं पता, और तू इतना बड़ा कैरेक्टर की जिम्मेदारी, और वो भी ऐसा था ना कि दिल्ली में रहते हुए शिवाजी महाराज के बारे में नहीं इतनी इन्फॉर्मेशन थी। जब बॉम्बे आया, जब महाराष्ट्र में आया, और महाराष्ट्र में आने के भी जब क्लोज टू मराठी लोगों के साथ उठना बैठना होने लगा, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो भगवान है, इनको तो लोग मतलब इनका तो इमोशन ही अलग है, इनके तो सैक्रिफाइस अलग है, इनकी तो फाइट अलग है। तो वो जब उस नॉलेज पे मैंने उसे बोला कि भाई मतलब मैं तो इलिटरेट हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। तो उसने बोला कि तू मुझ पे छोड़, हम देखते हैं। तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि हम यहाँ पे हैं किस लिए, एक रिश्ता बनता है। मतलब उस टाइम जो उन्होंने पेमेंट दी थी उससे भी 40% एक्स्ट्रा मैंने रुचि ने डिसाइड किया था, अपनी सेविंग्स से भी लगा दिया था उस पूरे अपने अपॉर्चुनिटी। मतलब मेरी जिद थी कि ये मेरे मरने के 50 साल बाद भी लोगों को देख के एटलीस्ट ये कहना चाहिए कि हाँ बंदे ने मेहनत करी। आई गेस वहां से वो जो है ना ब्लू टिक ग्रीन टिक लगा मुझे यूनिवर्स का कि हाँ चलो ठीक है इसको दे सकते हैं। फौरन जब मैं कर रहा था मेरे में जीरो थॉट था, मुझे बस ये था कि कुछ आया है और करना है, बस करने वाली जो जिद थी ना उसने किसी और चीज पे ध्यान देने नहीं दिया। हाउ दीज पीपल प्रसाद ओक एंड मृण्मयी देशपांडे, मतलब वर्किंग विद देम एंड हाउ दे हेल्प्ड यू? पहली बात क्योंकि ये सब तो मराठी के नोन, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये लोग हैं कौन। मैं जब फर्जंद करने गया तब मुझे लुक टेस्ट पे ये सब लोग मिले, और मुझे ऐसा लग रहा कि उस टाइम ना मैं मतलब मुझे कुछ दुनियादारी से पता ही नहीं था। मैं बस एक सनकी बच्चा था जो लगा हुआ है अपने चीजों को पूरा करने के लिए। तो मुझे ना जैसे दिग्पाल का ही बताता था, तो मुझे इनके पता नहीं चलता कि इनके अचीवमेंट्स क्या हैं, इन्होंने काम कितना करा। तो फिर जब मैं लुक टेस्ट पे मिला, रीडिंग पे मिला, तब मुझे पता लगा कि हाँ भाई ये बड़े नाम है यहाँ। बिकॉज हम ही मराठी से हम बिलोंग करते नहीं है, तो पता नहीं था उस टाइम। फिर जब मैं शूट पे गया, मतलब एक इंसान, आप चाहे मृणाल मैम का लो या फिर चिन्मय मांडलेकर सर जो हैं वो, या फिर प्रसाद हो या मृण्मयी देशपांडे, या जितने भी एक्टर थे, मतलब इन सब लोगों ने मुझे टीट ही होने दिया कि मैं आउटसाइडर हूँ। मतलब मेरे, आप सोचो अच्छा उनके डायलॉग मराठी में होते थे, तुम अपने? नहीं, मैं भी मराठी बोलता था, मैंने याद मराठी किया। अच्छा। और उस मराठी को मैंने इतना कूट के याद किया था ना कि मतलब मैंने पूरी फिल्म में कभी भी स्क्रिप्ट नहीं मांगी सीन के भी। ओके।
ये मुझे प्रसाद ओक सर ने कॉम्प्लीमेंट दिया था अच्छा कि वो एडिट पे गए थे तो उन्होंने बोला था कि वहाँ पे जब डीआई चल रहा था कि यार मैंने सबको देखा था स्क्रिप्ट के लिए कि डायलॉग क्या था, लाइन क्या थी, मैंने इसको कभी नहीं देखा था। क्योंकि मैं दिन रात कुछ भी जो करता था ना, मैं हर वक्त मेरे हेडफोन कानों में होते थे, मैं सुनता रहता था। तो वो प्रोसेस ने ना मुझे मजबूत कर दिया कि यार ये अब आगे अगर कुछ ऐसा आता है ना तो प्रिपरेशन ऐसी हो। और शायद मेरे ख्याल से ना फरजंद ने तुमको मराठी में पहली पहचान दिलाई। एक्शन से लेकर सारा कुछ, सारे इमोशंस, एक्शंस, एवरीथिंग वाज देयर इन द फिल्म्स। पूरी कंप्लीट पैकेज थी तुम्हारे लिए, कंप्लीट पैकेज। तो इतने साल से हम देख रहे हैं कि मराठी रीजनल सिनेमा जो है वो आज तक भी नॉट डूइंग सो ग्रेट एज कंपेयर टू साउथ रीजनल, कनाडा, तेलुगु एक्सेट्रा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? जो मेरी स्टडी है वो ऐसा है कि आप अगर बॉलीवुड को या फिर टॉलीवुड को या फिर हॉलीवुड को या किसी भी ऐसे वुड को कंपेयर करोगे ना तो उनकी ना अपनी पहचान एक अलग है, क्योंकि लोग पहले सिर्फ कमर्शियल पॉइंट पे देखते हैं, जैसे आपने कमर्शियल पॉइंट। अब अगर मराठी का देखने जाओगे ना, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं जितना मराठी के अंदर घुसा हूं ना भाई, मतलब मुझे ऐसा लगता है आप आर्ट ले लो, म्यूजिक ले लो, आप परफॉर्मेंस ले लो, आप थिएटर ले लो, ठीक है, इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है अगर किसी पूरी फिटर्निटी की तारीफ करनी। तो वो उस चीजों में इतने ज्यादा घुले हुए हैं ना कि वो कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये बॉक्स ऑफिस का चौचला से बॉलीवुड में या फिर बड़े फिल्मों में। मराठी में अगर मैं किसी की, जैसे अपना ये महेश मांजरेकर सर फिल्म बनाई थी अभी, जूना फर्नीचर नाम की उनकी एक फिल्म आई थी, क्या कमाल काम किया है। तो लोगों के मुंह से जब कमाल निकलता है तो लगता है कि हाँ यार इन्होंने ठोका है। अब जो आप डायनामिक्स की बात कर रहे हो मराठी और हिंदी की, एक स्टडी मेरी ये भी है कि मराठी में ना लोग बड़ा पैसा लगाने से थोड़ा सा पैर पीछे खींचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे बीच में 2-4 लोगों से मिला फरजंद के बाद, तो उनका ये था कि हाँ चलो 1 करोड़ में बना लेते हैं फिल्म या 1.5 करोड़ में बना लेते हैं, जबकि हिंदी का बजट स्टार्ट ही 15-20 के बाद होता है। तो अब एक में आप क्या ही बनाओगे, क्या ही रेवेन्यू जनरेट कर लोगे और क्या ही आप उसमें प्रॉफिट ले लोगे, क्या ही कर लोगे। तो वो डर जब धीरे धीरे खुला है ना ओवर द पीरियड, अभी आप देखो ना कि ये हम्बीर राव जो प्रवीण सर की फिल्म आई थी 14-15 करोड़ की थी यार। अभी उसके बाद हमारी पावन खिंड जब बनी थी वो 8-10 करोड़ की वो में बनी थी। जैसे आप हिंदी में बात करो तो आपके पास टाइगर है, ऋतिक है, शाहिद है, शाहरुख है, सलमान है, आमिर है, ये सब बड़े नाम है। आप जब मराठी में जाते हो ना तो कोई हीरो का लिस्ट लंबी नहीं। अगर आप जाके देखोगे तो सब परफॉर्मर्स हैं। अगर यहाँ पे आपके पास ये 7 सुपरस्टार हैं इंडस्ट्री में पैसा जनरेट करने के लिए, तो ये कर भी रहे हैं ना जनरेट। इवन साउथ में भी वही है। अगर अल्लू अर्जुन देख लो या फिर आप जूनियर NTR है, कितने भी लोग देख लो, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे उस कैटेगरी के हीरोइज्म की थोड़ी सी कमी है शायद। हाँ, अब जैसे आप मराठी और हिंदी का आपने अभी पॉइंट उठाया, तो कंटेंट अच्छा होना और आर्टिस्ट का अच्छा परफॉर्म करना, ये तो भाई अब हिंदी में भी होगा। लेट्स नॉट टेक द नेम ऑफ द फिल्म और द पीपल, बट आप भी देख रहे हो कि अभी कितने बड़े बड़े बजट की फिल्में कैसे कैसे जा रही है, चाहे कितने बड़े स्टार सामने क्यों ना आ रहा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह चलता है, ये हर जगह चलता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और मैं जब कोई फिल्म कर रहा होता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा मुझे फरजंद करते हुए या फिर मुरारबाजी अभी करी या फिर जो भी मैंने बाबू करी कुछ, तो मैं ये सोच के नहीं करता कि मैं किसी लैंग्वेज की या किसी रीजन की फिल्म कर, मैं ये सोच के करता हूँ कि आई एम डूइंग अ फिल्म, बिकॉज हर जगह फिल्म का प्रोसेस सेम ही है। वही कैमरा होता है, वही डायरेक्टर होता है, वही मॉनिटर होता है, वही चेयर होती है, वही लोकेशंस होती हैं, वही कैमरा एक्शन रोल होता है। तो आई टेक फिल्म एज अ फिल्म, कि मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसे ये सोच के चलूँ कि मैं यार मराठी कर रहा हूँ तो मेरा इतना है, मैं हिंदी करूँगा तो मेरा इतना है। बट हाँ, इस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ कि कमर्शियली थोड़ा सा पीछे है। जैसे अगर आप किसी कास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर जैसे मेरे कुछ मराठी दोस्त हैं, वो कहते हैं कि उन्हें कहीं कास्टिंग से फ़ोन आता है तो वो उनको बजट वैसे ही बोलते हैं कि नहीं ये तो मराठी से आया तो कम देते हैं। तो इस चीज़ को भी आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। और मुझे जहाँ तक अपनी मेहनत पे एक कॉन्फिडेंस है,
मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी जान लगा दूंगा, मुझे जो जो मराठी प्रोजेक्ट मिलेगा मैं उसको इस कदर लेकिन करने की कोशिश करूंगा कि वो इतना पिकअप ले कि लोग ये कमर्शियल वाला पॉइंट ना उठे। अभी धर्मवीर आई थी, अभी धर्मवीर 2 भी आने वाली, तो बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, ऐसा नहीं है। धर्मवीर का जब प्रमोशन हुआ था तो मैंने बॉम्बे के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का एक होर्डिंग नहीं देखा था जो धर्मवीर के उनके प्रसादोक सर के फेस से और उनके पोस्टर से ना बना। तो इसका मतलब बड़े बड़े प्रमोशन भी ये फिल्म करती हैं। टचवुड अभी जो मैं बाबू का प्रमोशन कर रहा था तो मुझे पुणे में, सांगली में, महाराष्ट्र के हर कॉर्नर में लोग ये कह रहे थे कि ये मराठी फिल्म लगी नहीं रही। जिस तरीके का एग्रेसिव प्रमोशन मैं कर रहा था कि लोगों तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स जो तुमने अब तक किए हैं, ये करने के पीछे इंस्पिरेशन क्या है तुम्हारी? इंस्पिरेशन मेरी एक ही है, छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या है? दूसरी बात ये कि अगर मुझे बीइंग अ नॉन महाराष्ट्र, मतलब 140 करोड़ की जनता है, अगर उनमें से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है उन अनसंग वॉरियर्स को प्रेजेंट करने की। आप तो अभी चलो बॉम्बे में घूम रहे हो मेरे साथ, एक बार आप पुणे चलो या फिर और डीप अंदर चलो महाराष्ट्र के, तब आपको पता चलेगा कि ये वो लोग हैं कौन जिन्हें मैंने प्रेजेंट करा है। वो जब अपनी आंखों से विटनेस करोगे ना लोगों का मुझे प्यार देते हुए, तब यू विल गो क्रेजी। जैसे कितने मराठी लोग थे उन्हें कोंडा जी फर्जन नहीं पता था। हमने भी स्कूल में पढ़ा था करेक्ट है। और जब अभी मैंने ये करा पावन खिंड में राय जी बांदल का किरदार, तो वो अलग स्केल पे लोगों को पता, क्योंकि वो जो इंसिडेंट था वो अपने आप में ही बहुत बड़ा था, पावन खिंड। सो हिस्टोरिकल फिर जैसे जैसे लाइफ में ये आते रहे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाई नॉट। फिर मैं थोड़ा सा इमोशनली भी और स्पिरिचुअली भी उस चीज से कनेक्ट हो गया। बस शिवाजी महाराज सिर्फ मेरे लिए अब एक नाम नहीं है, अब वो मेरे लिए भी कहीं ना कहीं उस ओहदे पे हैं कि जिनको मैं भगवान समझ के हाथ भी जोड़ता हूँ, दोस्त समझ के डिस्कस भी करता हूँ, आशीर्वाद भी लेता हूँ, गाइडेंस भी लेता हूँ, बात भी करता हूँ। मतलब इतने क्लोज हो गए कि मैंने उनका नाम अपने हाथ पे लिखवा लिया, राजे। मतलब ये मुन्ना भाई का जो MBBS में जो कनेक्शन था गांधी और उसका, वैसे मिल गया क्या? उससे भी स्ट्रॉन्ग समझ लो। मतलब मैं क्रैक का शूट कर रहा था और वहाँ पे मेरे फर्स्ट टेक पे कुछ तो ऊपर नीचे हुआ और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं बहुत बड़ी जगह हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब ही बॉलीवुड वाले हैं। हाँ। और मेरे लिए वो बॉलीवुड की बड़ी फिल्म थी पहली। तो मैंने बस हाथ जोड़े, मन में शिवाजी महाराज का नाम लिया, उनको हाथ जोड़े, मैंने कहा जस्ट बी देयर फॉर मी एंड मुझे किसी चीज में अटकने मत देना। ऐसा मैं दिल से प्रे करता हूँ। एंड ऑनेस्टली जितने अनसंग वॉरियर्स मैंने अब तक करे हैं, जितनी लोकेशंस पे करे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं रियल दिखाने का बहुत ट्राई होता है। जैसे पावन खिंड था या फिर किले और किले हो गया, तो वो सब करते हुए जब आप ऐसा सीन कर रहे हो कि आपके सामने लाशें पड़ी है, तो आप मतलब इतने तो बेरुखे नहीं हो आप इंसानियत से कि आप फील नहीं करोगे कि लोग खून में पड़े हैं। कहीं ना कहीं भले आप एक्टिंग कर रहे हो, सब कर रहे हो, बट आप उस एरा में चले जाते हो। मतलब मैं तो जा जाऊँ, हाँ, यार एक्टर हो तो वो फील करने मतलब मेरी तो हर बार क्लाइमैक्स जब भी मैं शूट करता था मेरी आंखें नम होती थी कि ये उस समय जब होता होगा तब वो फैमिलीज किस चीज से गुजरती होगी। कुछ फैमिलीज होंगी जिनके सभी खत्म हो गए, कुछ फैमिली होंगे जिनके थोड़े बहुत बचे होंगे। तो वो सब चीजों में ना, मतलब मैंने उस कैरेक्टर को प्ले करने से पहले मेरे डैड ने हमेशा मुझे एक बात कही है कि आप जो भी ऐसे किरदार करते हो ना, ये कहीं ना कहीं होते हैं। सबसे मोस्ट डिफिकल्ट एक्शन वाली कोई स्टोरी बताओ, अगर मतलब इफ यू रिमेम्बर एनीथिंग। मतलब अब तक तो मेरी डिफिकल्टीज एक्शन अनफॉरगेटेबल। देखो डिफिकल्टीज तो एक्शन की अब लाइफ में बढ़ रही है, जो कि मुझे पसंद है। जैसे मैंने फर्जन में किया तो उसके कंपैरेटिवली दूसरी फिल्म में थोड़ा ज्यादा था, पावन खिंड में और ज्यादा था, मुरारबाजी में तो बहुत ज्यादा है। बट फर्जन का एक था कि मैं जैसे ओवर एंड तो पकौड़ा, तो मैं कहीं आई लेवल से 15 फीट से बिना हार्नेस जंप किया, मैं जंप ले ली मैंने। और मेरे क्रैश मैच थे वगैरह, सेफ्टी थी, बट जहाँ वो मैंने जंप किया तो वहाँ पे पत्थर था, तो वो मेरे पैर पे करके लगा और मेरा पैर सूज गया। कि अब मेरा वहाँ पे 3 दिन का एक्शन है नाइट का। अब वो क्लाइमैक्स सीन है और भाई तब इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती ना कि प्रोड्यूसर का पैसा है, तब आप एक अलग इमोशन से कर रहे होते थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार 200 लोग मेहनत कर रहे हैं, दिग्पाल लगा पड़ा है, पूरे क्रू लगा हुआ है, सारे फाइटर्स हैं अलग अलग गेटअप में, सब हैं, और मैं अगर नहीं कर पाया अभी तो मतलब आई एम फ्लॉप केस दे। तो मैंने कहा नहीं यार कि तुझे बैठना नहीं है। मैं दिन में पेन किलर इंजेक्शन लेता था, रात को मैं पेन किलर टैबलेट्स लेता था मिडनाइट में,
और फिर रात भर शूट करता था। मतलब इतनी बुरी हालत थी कि मैं नेक्स्ट डे ऐसे रुचि और मेरा बॉय और ड्राइवर तीनों मुझे ऐसे हाथ में पकड़ के लेके जाते थे। कहीं ना कहीं स्टिफनेस हो जाती थी बॉडी में, बट वो क्लाइमेक्स अगर आप देखोगे तो आई एम श्योर आप नहीं बोल पाओगे कि इस कंडीशन से हुए। मतलब दिक्पाल क्या एक्शन बोलता था तो फाइट शुरू होती थी, कट बोलता था मैं उसी समय वो जमीन पे बैठ जाता था। और वो एक कैमरामैन थे हमारे, फोटोग्राफर थे, तो वो आइस पैक उन्होंने आइस पैक बना रखा था, आइस को मलमल में दबा के वो फट से आते थे और मेरे पैर पे वो आइस लगता। मतलब ये सब भूलने वाली चीजें तो नहीं यार, और बोलने के लिए कितनी इजीली बोल रहे हो, लेकिन जब कर रहे होगे तो वो डिफिकल्टीज और वो सारी चीजें। अच्छा, उसके साथ डायलॉग भी बोलना है, उसके साथ रिएक्शंस भी रखने, सब कुछ रखना है, और पेन अलग है, वो शो नहीं कर। पेन अलग है, वो सब नहीं है। ये सबसे बड़ा पेनफुल, और पहली फिल्म और वो स्ट्रेस कि यार ये कभी ये रीटेक नहीं हो सकता, मतलब ये 2 दिन बाद नहीं हो सकता। हाँ, बस सब आए हुए सब। दिलपाल ने मुझे बोला कि एक दिन गैप ले ले, मैंने कहा नहीं यार, मैं गैप नहीं ले सकता। और ये कोशिश है। उसी फिल्म में एक सॉन्ग के अंदर का एक चंक था कि जहाँ पे मैं एक क्लिफ से दूसरे क्लिफ पे जंप कर रहा था, तो वो क्लिफ के बीच का जो गैप था वो कुछ 100 फीट था। और मुझे हाइट फोबिया या कोई भी फोबिया टचवुड अभी तक तो नहीं है लाइफ में, तो उन्हें हार्नेस किया। और एक्शन वाले की या कुछ तो किसी ना किसी की टेक्निकल कुछ फॉल्ट हुआ था कि मैं जंप किया, बट इधर पहुंचने की बजाय मैं वापस रिटर्न चला गया। ओके। तो वो तो लगी नहीं, मेरे पीछे ढाल थी, बच गया। मैं पीछे बैंग हुआ ना, तो पीछे पत्थर थे, और मैं बैंग होके ना एकदम ब्लैकआउट हो गया 10-8-10 सेकंड के लिए। भाई पूरी टीम की एक्टर दिखपाल कह रहा मेरा करियर गया, प्रोड्यूसर कह रहा मेरा घर बंद, सबके आ गए थे। बट फिर मैंने कहा टेंशन मतलब जिंदा हूँ, अभी हम जिंदा है। फिर मैंने वो होने के बाद भी मैंने 14-15 टेक दिए इस क्लिफ से उस क्लिफ पे आने के लिए। और वो देख के मेरे जो संग साथी थे वो सब कहते हैं अरे हमारा मतलब ना अंकित की ये तो ली जाए। Being a North Indian, you are one of those person जो मराठी में आज हीरो है। ओके, तो क्या आज भी आपको लगता है कि मराठी फेटर्निटी ने इतने क्लोजली आपको अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, या उस एक्सेप्टेंस के लिए टाइम है?